हेलो एवरीवन, मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे इंटरव्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। तो यदि आप बीटेक के स्टूडेंट हैं, एमसीए के हैं, बीसीए के हैं, बीएससी के हैं, आप किसी भी ब्रांच के हैं, कहीं के भी स्टूडेंट है, इससे कोई मैटर नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप इंटरव्यूज़ देने जाएंगे तो आपसे डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उससे पहले मैं बता दूं, मैंने यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर और सी के इंटरव्यू के क्वेश्चन, C++ और डीबीएमएस के इंटरव्यू क्वेश्चन की वीडियोस बना रखी हैं, जो कि क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। और मैंने सबकी जो भी पीडीएफ है, डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे वो मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करे हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इन वीडियोज़ को जरूर देखिए अगर आप विप्रो के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे फिर NLTH के लिए, चाहे फिर विल्प के लिए, या अगर आप किसी और भी कंपनीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये चारों सब्जेक्ट जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये और उसके बाद जो DSA आज की वीडियो, ये पाँचों आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। और उसके बाद अगर आप डेटा स्ट्रक्चर की वीडियोस चाहते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर की वीडियोस पूरी की पूरी कोर्स जो है वो डेटा स्ट्रक्चर का बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है, जिसको हम पाइथन लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करेंगे। और अगर आप बोलेंगे तो हम उसको C++ या जावा में भी करके देखेंगे। लेकिन मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट समझने का, तो वो सारी चीज़ें हम समझ लेंगे। और आप इन वीडियोज़ को चेकआउट करिए, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आप आई बटन पर भी इनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो आज हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले अब बात ये आती है डेटा स्ट्रक्चर की कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। अब डेटा स्ट्रक्चर एक कंसेप्ट है टोटली, और ये कुछ नहीं है कि डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है अभी हम कुछ नहीं समझे। तो डेटा स्ट्रक्चर का है कि आज की जनरेशन में और आज के टाइम पे इतना डेटा जनरेट हो रहा है, हर टाइम पे बहुत ज़्यादा। हम इतना ले लेते हैं कि या हम इसको एक कंटेनर मान लेते हैं कि ये खाली कंटेनर है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे है डेटा, हमारे पास बहुत सारा डेटा ये डेली जनरेट हो रहा है, ये हमारा डेटा हो गया। अब क्या करना है हमें कि आपने कोई एप्लीकेशन बनाया, अब आप जाते हैं अमेजोन वेबसाइट पे आप गए, तो आपको वहाँ पे लॉगिन आपने किया, साइन अप किया, सब कुछ किया, आप अपनी डिटेल्स एंटर कर रहे हैं और वो डिटेल्स डेटा ही हैं। और जो भी उसके ऊपर आप प्रोडक्ट देख रहे हैं सब कुछ वो डेटा ही है और वो कहीं ना कहीं स्टोर्ड है। तभी तो आप वहाँ पर कहीं सर्च करते हैं और वो इतनी जल्दी वहाँ पर आपको रिजल्ट दिखा देता है। आपने सर्च किया यहाँ पर मुझे ये लैपटॉप चाहिए, वहाँ पर आपने लैपटॉप टाइप किया, वहाँ पर आपको वेराइटीज़ दिखा देगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि वो कहीं ना कहीं डेटा में स्टोर्ड हैं, जिनको आप ऐसे किसी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर्ड हैं जिनको आप एक्सेस करेंगे और वो बहुत एफिशिएंट होगा। तो डेटा स्ट्रक्चर का टोटली मोटिव यही होता है कि आप डेटा स्टोर जो हो सके और यूजफुल, यानी कि एफिशिएंसी उसकी बहुत अच्छी हो और उसको रिट्रीव करने में। तो इसकी डेफिनेशन आप पढ़िए। डेटा स्ट्रक्चर रेफर्स टू द वे डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनिपुलेटेड, यानी कि डेटा ऑर्गेनाइज और मैनिपुलेटेड, यानी कि उसको हम स्टोर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो है आपका डेटा स्ट्रक्चर। फिर आता है इट सीक्स टू फाइंड वेज टू मेक डेटा एक्सेस मोर एफिशिएंट। आप डेटा स्ट्रक्चर में बात यही कर रहे होंगे कि आप डेटा को एक्सेस करना कैसे एफिशिएंट बनाएंगे, कैसे स्टोर करना एफिशिएंट करेंगे, कैसे सर्चिंग, सॉर्टिंग, फाइंडिंग, सब कुछ ये चीज़ें कैसे होने वाली हैं और एफिशिएंट मैनर में। वही डेटा स्ट्रक्चर है। When dealing with the data structure, we not only focus on one piece of data but the different set of data and how they can relate one another in an organized manner। कि जब हम डेटा में यानी कि डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं तो हम एक ही की नहीं सोचते, कि हम ये नहीं सोचते कि यहाँ पर एक ही यूज़र आने वाला है। हम यहाँ पर वर्स्ट केस का सिनेरियो लेके चलते हैं कि आपने वेबसाइट बनाई है, वहाँ पर तो उस पर कितने भी बंदे आ सकते हैं। तो आप ये सोचेंगे कि मेरी वेबसाइट पर तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कितने 10 बंदे आ जाएंगे। तो वो चीज़ें नहीं, आपको वर्स्ट केस सोचना है कि मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट किसी दिन इतनी पॉपुलर हो गई कि उस पर एक साथ ही 1 लाख लोग आ गए यहाँ पर, तब क्या करेगी आपकी वेबसाइट? वहाँ पर बिल्कुल हैंग हो जाएगी, लोड नहीं बैलेंस कर पाएगी। तो वो सारी चीज़ें आपको मैनेज किस तरह से करनी है, सब कुछ किस तरह से ढंग से करना है कि आप बिल्कुल वर्स्ट केस का सिनेरियो लेके चले कि आपका इनपुट साइज इतना होना है, तब ये कितना टाइम लेगी। यानी कि आप बहुत एल्गोरिदम्स ऐसी बना सकते हैं कि जो कि बहुत ही बेकार होंगे और बहुत ऐसी बना सकते हैं जो कि बहुत ही फास्ट होंगी। तो इसमें फास्ट ही चाहिए होती है, इसीलिए होता है आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो उसमें डेटा स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप अगर बड़ी कंपनीज का देखेंगे तो आपसे वो डेटा स्ट्रक्चर के ही क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, कोडिंग के क्वेश्चन करवाते हैं, क्योंकि आप वो यही चेक करना चाहते हैं आप कितना एफिशिएंटली अपना ये प्रोग्राम बना सकते हैं। तो अगर आप वहाँ पर बना सकते हैं तो यानी कि आप रियल लाइफ में जो उनके प्रोजेक्ट हैं उन पर भी काम कर पाएंगे। तो यही चीज़ें वो चेक करते हैं किसमें, आपका जब डेटा स्ट्रक्चर चेक करते हैं तो यही सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर की होती है। अब आता है डिफरेंशिएट बिटवीन फाइल एंड स्ट्रक्चर स्टोरेज सिस्टम, कि फाइल और स्ट्रक्चर स्टोरेज सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो द की डिफरेंस बिटवीन बोथ डेटा स्ट्रक्चर एंड द मेमोरी एरिया इज दैट बीइंग एक्सेस्ड, यानी कि उनको एक्सेस करना ही मेन डिफरेंस है। अब मैं आपको बताऊँ तो जो आपका डेटा स्ट्रक्चर है आपकी प्राइमरी मेमोरी में सेव होता है, जिससे डेटा एक्सेस करना बहुत फास्ट होता है। और अगर आप बात करें वहीं पे स्टोरेज स्ट्रक्चर यानी कि जो आपका फाइल होता है, तो वो क्या होता है आपका दूसरे उसमें यूज़ होता है।
यानी कि स्ट्रक्चर स्टोरेज ये आपका प्राइमरी मेमोरी में होता है, और जो फाइल्स होता है ये आपका सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज, यानी कि आप उसको बोल सकते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी, जो भी आप हार्ड डिस्क वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं, तो वो यहाँ पर आपका स्लो हो जाता है। तो यही इसका मेन डिफरेंस होता है। तो अब आप यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो आप बाइनरी सर्च यानी सर्चिंग की एल्गोरिदम्स की आप डेटा सर्च भी कैसे कर सकते हैं। तो अब ये सर्चिंग आप यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि बेस्ट अप्लाइड कब होती है। अब आप पहले ही समझिए कि कोई भी सर्चिंग कहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। बाइनरी सर्च पे हम बाद में आएंगे, पहले हम समझते हैं सर्चिंग हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो सर्च का मतलब होता है यानी कि डेटा फाइंड करना। अब आपके पास कोई डेटा स्टोर्ड है बहुत तगड़ा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास मोबाइल नंबर है, मोबाइल्स की डिटेल आप सेव करते हैं, कॉन्टैक्ट का आपके पास ऐप होगा जिसमें आपने अपने सबके रिलेटिव फ्रेंड सबके यहाँ पर फ़ोन नंबर सेव कर रखे हैं, तब वो क्या है आपका डेटा स्टोर्ड है। तब अब आपको यहाँ पर सर्च करना है, मान लीजिए आपके पास 1000 कॉन्टैक्ट्स हैं, अब आपको सर्च करना है किसी स्पेसिफिक बंदे का, यानी कि आप सोच लीजिए कि वहाँ पर कोई शुभम नाम का बंदा है, आपको उसका डेटा सर्च करना है। तब आप एक काम ये करेंगे कि आप धीरे धीरे जाएं वहाँ पर, कि मतलब स्क्रॉल करते 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 नीचे हर एक उसको देखते हुए जाएं, तब आप उसको फाइंड कर सकते हैं। और या तो आप कैसा करें, आपके पास वहाँ सर्च का एक बटन होता है, वहाँ पर आप नाम लिखेंगे वो सर्च होके आ जाएगा, तो वहाँ पर कोई सर्चिंग की एल्गोरिदम लगी है। अब इसी तरह दूसरा एग्जांपल लें कि आपके पास है एक बुक है जिसमें आपके 20 चैप्टर्स हैं। अब क्या है, आपको वहाँ पर 10th चैप्टर खोलना है, या फिर आप ले लीजिए कि वहाँ पर आपको 12th चैप्टर खोलना है। तब आपको क्या करना है, आप बुक खोलेंगे, या तो ऐसा है कि आप चैप्टर वाइज चलेंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इस तरह से आप सर्च करें। या आप ऐसा होगा बीच में से बुक खोलेंगे, आपने देखा ये तो मेरा 8th चैप्टर है, यानी कि अब 8th के बाद है, तो आप 8th से पहले वाले को छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। फिर आप कुछ पेजेस खोलेंगे, सर्च करेंगे, तो आप देखेंगे ओ ये तो मेरा 14 चैप्टर है, यानी कि अब 12 है तो इसके पीछे होगा। फिर आप बीच में से खोलेंगे, फिर आपको मिलेगा ओ ये तो 12 है, तो आपका फाइंड हो गया। इससे आपने सिर्फ 3 से 4 ट्राई में आपने अपना चैप्टर फाइंड कर लिया। तो बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट सेम है कि बाइनरी सर्च में आपके पास सॉर्टेड एरे होता है। एरे का मतलब है आपका डेटा स्टोर्ड, यानी कि जैसे मैंने चैप्टर्स की बात करी 1 से 20 तक, तो वो सॉर्टेड मैनर में था, 1 2 3 4 5 इसी तरह से। तो ये बाइनरी सर्च आपके सॉर्टेड एरे पे ही काम करती है। सो आपका सेम इसी मैनर में आपकी जो बाइनरी सर्च है वो काम करती है कि मान लीजिए यहाँ पर आपके पास ये सॉर्टेड एरे है। सॉर्टेड एरे मैंने आपको बताया, जैसे कि आप ले लीजिए अभी हमने बात की कि जैसे आप बुक्स में 12 चैप्टर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके टोटल चैप्टर हैं यहाँ पर 20। तो बाइनरी सर्च क्या करेगी, पहले आपके जो आपकी बुक्स है, जैसे आपने बोला कि बीच में से आपने खोली, रैंडमली बुक खोली, उसी तरह से वो बीच में से डिवाइड कर देगी उसको 2 हाफ्स में। तो वो देखेगी अब आपको यहाँ पर 12 ढूंढना है, वो यहाँ पर कहीं होने वाला है। तो क्या किया उसने, यहाँ तक 10 तक डिवाइड कर दिया। अब उसे पता चल गया कि जो आपका 12 है वो 10 से तो ज़्यादा है, तो इस तरफ तो हो ही नहीं सकती, तो वो अब इतने एरे में शॉर्ट सर्च करेगी यहाँ पर। तो अब इसमें क्या होगा कि इसको भी 2 हाफ में डिवाइड करेगी। अब यहाँ पर आई, उसको मिला लेट से यहाँ पर 15, तो अब उसने देखा कि ये 15 से तो कम है, तो इस तरफ ये सर्च करना छोड़ देगी। फिर यहाँ पर उसने फिर से सर्च किया बीच में, तो आपको यहाँ पर 12 मिल जाएगा। तो इसी तरह से आपकी बाइनरी सर्च काम करती है कि वो डिवाइड कर करके सर्च करती है, जिससे आपका 3-4 स्टेप में काम हो जाता है। अब देखिए अगर आप यहाँ पर लीनियर सर्च अगर यूज़ कर रहे हो तो क्या करेंगे आप, लीनियर सर्च का मतलब होता है कि आप सीक्वेंसली चलते हैं, कि आपने पहले पहला चैप्टर देखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर यहाँ पर आपको एटलीस्ट अगर आप 12वें नंबर तक ढूंढ रहे हो तो आपको 12 टर्न लगेगी यहाँ तक आने के लिए। और अगर आपने यहाँ देखा तो एटलीस्ट बाइनरी सर्च में आप 4 से स्टेप में, 3-4 स्टेप में आप ढूंढ सकते हैं, यानी कि आपके स्टेप्स बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। तो आपकी बाइनरी सर्च बहुत ही एफिशिएंट एल्गोरिदम होती है। अब इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। बाइनरी सर्च इज एन एल्गोरिदम दैट इज द बेस्ट अप्लाइड टू सर्च इन अ लिस्ट व्हेन द एलिमेंट्स आर ऑलरेडी इन ऑर्डर टू सॉर्टेड, यानी कि सॉर्टेड होते हैं। और बाइनरी सर्च की डिसएडवांटेज भी है कि वो सिर्फ सॉर्टेड एरे पर काम करती है, एरे या लिस्ट कह सकते हैं आप। द लिस्ट सर्च स्टार्टिंग इन द मिडल सच दैट इफ द मिडल वैल्यू इज नॉट द टारगेट सर्च की, जैसा मैंने आपको बताया कि मिडिल वैल्यू पे यानी कि पहले डिवाइड करके बीच वाली वैल्यू से कंपेयर करती है। अगर वो वैल्यू नहीं हुई तो क्या करती है, अब देखती है अगर आपकी जो टारगेट की है वो अगर बड़ी है तो आपकी इस वाले हाफ में ढूंढेगी, छोटी है तो आपके इस वाले हाफ में ढूंढेगी। तो इसी तरह से काम करती है। बाकी आप इसको अब यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं हमारा है कि व्हाट इज लिंक लिस्ट। अब ये लिंक लिस्ट क्या होता है, तो लिंक लिस्ट आपका एक सीक्वेंस ऑफ नोड्स होता है जिसमें ईच नोड इज कनेक्टेड टू द नोड फॉलोइंग इट, द फॉर्म इज चेन लाइक द लिंक डेटा स्टोरेज। यानी कि यहाँ तक अभी आपको पढ़ के समझ नहीं आया तो मैं आपको समझाता हूँ कि लिंक लिस्ट क्या होता है। लिंक लिस्ट एक जो सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर होता है वो है। तो इसमें आपका डेटा स्टोर होता है कुछ इस तरह से
कि आपका ये एक की है यानी कि एक नोड है, ये आपकी दूसरी नोड है और उसके बाद यहाँ पर इसी तरह से आपकी तीसरी नोड है। तो इसमें क्या होगा, कुछ डेटा कंटेन होगा। इसके अंदर दो फील्ड्स होती हैं, पहली होती है यहाँ पर डेटा, इसको हम यहाँ पर डी लिख देते हैं, और दूसरी होती है यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू का एड्रेस। तो यहाँ पर नेक्स्ट का एड्रेस होता है, इसको आप एन को नेक्स्ट समझिए। तो क्या होता है, और ये इससे कनेक्टेड होता है इस तरह से। और ऐसे ही सेम यहाँ पर होता है कि यहाँ पर कुछ डेटा होता है और यहाँ पर इसका कुछ नेक्स्ट होता है, फिर ये ऐसे कनेक्टेड होता है। और फिर थर्ड वाली में भी यानी कि जो लास्ट होगी उसमें भी यहाँ कुछ डेटा होगा और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका नल होने वाला है, तो इसको आप नल लिख देते हैं। तो इस तरह से आपका होता है। और जो आपकी ये पहली नोड होती है, इसका जो एड्रेस होता है ये किसी एक हेड नोड में रखा होता है, इसको आप बोल सकते हैं हेड। तो हेड आपकी जो होती है वो इसको टारगेट कर रही होती है, आपकी जो पहली नोड होती है। तो इस तरह से जो आपकी लिंक लिस्ट होती है काम करती है। अब ये दो तरह से होती है, एक डबली लिंक लिस्ट होती है, सिंगली। सिंगली में देखिए आपकी एक ही तरफ कनेक्टेड है कि आपको यहाँ पर वापस आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन डबली में होता है कि आपका ये दोनों तरफ पॉइंट करती है, कि इसमें एक और फील्ड आ जाती है जिसमें ये प्रीवियस को भी पॉइंट कर रही होती है। तो ये आपका लिंक लिस्ट का मेन कॉन्सेप्ट था। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। और लिंक लिस्ट फॉर्म कैसे कर सकते हैं ये आपसे ऐसे ओरली नहीं पूछेंगे, और वो हम डेटा स्ट्रक्चर के पूरे कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू रेफरेंस ऑल द एलिमेंट्स इन वन डायमेंशनल एरे, कि आप एक डायमेंशनल एरे में कैसे रेफरेंस कर सकते हैं। तो देखिए, टू रेफरेंस ऑल द एलिमेंट्स इन वन डायमेंशनल एरे यू नीड टू यूज इंडेक्स लूप सो दैट यू कैन काउंटर रन फ्रॉम जीरो द एरे एंड -1। कि आप देखिए, आपका जो इंडेक्स होता है एरे का वो स्टार्ट होता है कहाँ से, जीरो से। अब मान लीजिए आपके पास ये एरे है, अब इसके अंदर कुछ ब्लॉक्स हैं, कितने, 1 2 3 4 5, हमने इतने में बांट दिया, यानी कि यहाँ पर 3 3 6 ब्लॉक्स हो गए टोटल। तो जब इसका इंडेक्स 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका आपका 3 है, फिर ये 4 है और ये 5 है। तो अगर आप बात करें, ब्लॉक्स आपके 6 हैं, लेकिन एड्रेस यानी कि इंडेक्स आपके कहाँ तक हुए, इंडेक्स 5 तक हुए। तो आप 0 से लूप चलाएंगे और आप 5 तक जाएंगे, यानी कि n-1 तक, और सारे इंडेक्स को यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसा आपको पता है कि एरे में आप कोई भी इंडेक्स की वैल्यू एक्सेस करनी है तो आपको इंडेक्स नंबर चाहिए। कि मान लीजिए आपका नाम इस एरे का ए है, तो आप a ऑफ 0 लिख के पहला एलिमेंट यानी कि इसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप लिखेंगे a ऑफ 3 तो आप इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसी तरह से आपको अगर पूरा का पूरा एरे अगर रेफर करना है तो आप क्या कर सकते हैं, पूरे एरे पे यहाँ पर लूप लगा सकते हैं। तो उससे आप इसको पूरे एरे को आइटरेट कर सकते हैं, यानी कि आप रेफरेंस कर सकते हैं, सारी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। अब आता है हमारा, इन वट एरियाज डू डेटा स्ट्रक्चर आर अप्लाइड, कि डेटा स्ट्रक्चर आपके किन एरियाज पे यूज़ किए जाते हैं, यानी कि कहाँ अप्लाई होते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर जो होता है एसेंशियल इन द ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट, यानी कि आप कहीं भी देखें जहाँ पर आपका डेटा यूज़ हो रहा है वहाँ पर आपका लगता है डेटा स्ट्रक्चर। अगर मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दूं तो देखिए, आप बाइनरी सर्च या सर्चिंग की कोई भी टेक्निक होती है, वो क्या होती है, वो आपकी यहाँ पर जो है वो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ही आप उसको ले सकते हैं, वो एल्गोरिथम होती है। लेकिन अगर आप यहाँ, तो अगर हम वर्ड की बात करें तो इस पर अगर मैं कंट्रोल F दबाऊं तो यहाँ पर देखिए एक सर्चिंग के लिए बॉक्स आ गया कि इसको आपको सर्च करना है। तो आप क्या करेंगे, जब यहाँ पर आप वैल्यू डालेंगे और यहाँ पर फाइंड करेंगे तो वो कोई ना कोई सर्चिंग टेक्निक इसके बैक एंड पे काम कर रही है, जिसकी वजह से ही आपको वो एलिमेंट मिल जाएगा और एफिशिएंट मैनर में। और अगर आप लीनियर सर्च यानी कि यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं, तो मान लीजिए मैं यहाँ से सर्च शुरू करता हूँ तो पहले इसको देखेगा, इसको इस तरह से चलेगा, जिसमें कितना टाइम लग जाएगा। अगर मेरे इसमें पेजेस यानी कि एक वर्ड के डॉक्यूमेंट में मान लीजिए 50 पेजेस हैं, तो मुझे पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, कितने घंटे इसको फाइंड करने में। तो इसीलिए हम कोई एफिशिएंट बिल्कुल टेक्निक यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो आपने देखा, कहीं भी आपका जहाँ भी डेटा आपका होता है, स्टोर करना है, रिट्रीव करना है और उसको अपडेट करना है, सर्च करना है, शॉर्ट करना है, तो वहाँ पर आपका डेटा स्ट्रक्चर अप्लाई होता है। तो ये चीज़ अब आपको पता चल गई होगी। तो अब हम समझते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लीफो। तो हमारा लीफो यहाँ पर क्या होता है, तो लीफो हमारा होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो आपका एलिमेंट यानी लेट से आपका ये एरे है, आपका स्टैक है, वो काम करता है लीफो पे। तो आपका यहाँ पर स्टैक है, मान लीजिए इस तरह से आपका स्टैक है, इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ आई हैं 1 2, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। तो अब इसके बाद आप एक वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो कहाँ पर आएगी, वो सबसे लास्ट में इंसर्ट होगी। तो यहाँ पर आपने 6 इंसर्ट किया। और अगर आप रिट्रीव करना चाहेंगे तो सबसे पहले आपकी लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो लास्ट में आई है वो सबसे पहले यहाँ पर जाने वाली है। तो ये आपका होता है लीफो का कॉन्सेप्ट। और अब हम समझते हैं कि हमारे क्यूज़ क्या होते हैं। तो क्यूज़ हमारे होते हैं, यानी कि अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल में ले तो कोई भी क्यू, यानी कि आप मूवी के लिए कोई टिकट लेने गए हैं तो वहाँ पर आपको लाइन लगानी पड़ती है, तो वो आपकी क्यू है। आप बैंक में गए, वहाँ पर आप लाइन में लगे तो वो क्यू है। तो जो सबसे लास्ट का बंदा आता है वो सबसे लास्ट में खड़ा होता है, और जो सबसे पहले बंदा आया हुआ होता है वो सबसे पहले फ्री होके जाता है। तो हमारे क्यू काम करती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आओ पहले पाओ, उस वाली यहाँ पर हिसाब किताब पर आपका क्यू काम करता है।
फिर आपका यहाँ पर बाइनरी सर्च और बाइनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री क्या होता है? बाइनरी ट्री एक नॉन सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पर आपका डेटा सीक्वेंस में नहीं सेव होता है, और ये चीज़ें वैसे आपसे ऐसे ओरली नहीं पूछी जाती। अगर आप टेक्निकल इंटरव्यू दे रहे हैं यानी कोड करने का, तब आपको बाइनरी ट्रीज की नॉलेज होनी चाहिए। ओरली आपसे ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाती क्योंकि इनका इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इवन इनका ये ओरली आंसर देने से बेटर। तो इसको आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ इसे। फिर आप देखिए विच डेटा स्ट्रक्चर आर अप्लाइड फॉर डीलिंग रिकर्सिव फंक्शन। अब रिकर्सिव फंक्शन मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक फंक्शन है, तो रिकर्सन ये बार बार अपने आप को कॉल करता है, तो ये आपका रिकर्सन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है? आपका 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, सबको ये कॉल होगा। तो जो आपका रिकर्सिव फंक्शन है, आप इसको एक लाइन में याद भी कर सकते हैं कि आपका लीफो यानी कि लीफो का जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो करता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, की जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले जाएगा। तो आपकी वैल्यूज यहाँ पर इंसर्ट इसी तरह से होती हैं कि 4 आपका आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया। तो इसी तरह से आप देखेंगे 1 आपका सबसे लेटेस्ट यानी कि जो सबसे लास्ट में 1 आया होगा, फिर आपका पहले 1 जाएगा, फिर 1 की वैल्यू कैलकुलेट होकर 2 से यानी मल्टीप्लाई हो गई, ये कितना होगा 2, फिर ये मल्टीप्लाई होकर 3 से आएगा, 3 2 जा 6, फिर 6 आपका मल्टीप्लाई होगा 4 से, 6 4 जा 24, फिर वो 5 से मल्टीप्लाई होगा, तब आपका इस तरह से आंसर आने वाला है। तो ये आप इसको समझ सकते हैं, लीफो आपका जो रिकर्सिव फंक्शन होता है वो लीफो पे काम करता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब आपका आता है स्टैक क्या होता है। अब स्टैक एक सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर होता है। आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि स्टैक आपका यहाँ पर खड़ा इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये इस तरह से इसकी भी इंडेक्स है कि आप सोचिए जो आपका ये एरे होता है इसको ही यहाँ पर क्या किया, सिर्फ यहाँ पर इसको सीधा खड़ा कर दिया। अब जो इसके अंदर पहली वैल्यू आएगी इस जगह पे, अब ये क्या करेगी, जो सबसे लास्ट में वैल्यू आएगी वही सबसे पहले जाएगी। ये आपका एरे काम करता है आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट पे, कि जो आपकी लास्ट में वैल्यू आई यानी कि आपने यहाँ वैल्यू डाली 1, फिर यहाँ डाली 2, फिर यहाँ डाली 3, तो अगर आपको पॉप करनी है वैल्यू तो सबसे पहले आप इस 3 को ही निकालेंगे, उसके बाद आप 1 और 2 को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपका स्टैक होता है, इस तरह का ये डेटा स्ट्रक्चर है, और ये सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है। फिर आप ये बाइनरी सर्च ट्रीज ये सब पढ़ सकते हैं आप। फिर मल्टी डायमेंशनल एरे, आप इसमें बोल सकते हैं मैट्रिक्स यानी कि जो 2D एरे होता है, और वो 3D भी हो सकता है। मोस्टली आप यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे 2D एरे, और 2D एरेस को आप वेक्टर वगैरह भी बोल सकते हैं। यहाँ पर वेक्टर वैसे 3D होता है, बट आप यानी कि C++ में यूज़ कर रहे हैं तो आप ये मल्टी डायमेंशनल एरे में वेक्टर यूज़ करते हैं। फिर आता है आर लिंक लिस्ट कंसीडर लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो ये है कि यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे पूछा जा भी सकता है नहीं भी, बट ये इंपॉर्टेंट बहुत है। द डिपेंड्स ऑन वेयर यू इंटेंड टू अप्लाई लिंक लिस्ट, यानी कि आप लिंक लिस्ट को कहाँ इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जहाँ आपने अप्लाई किया उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है। इफ़ यू बेस्ड इट ऑन स्टोरेज ऑन लिंक लिस्ट इट कंसीडर नॉन लीनियर, कि अगर आप स्टोरेज में इसको कंसीडर कर रहे हैं तो ये नॉन लीनियर है। और ऑन द अदर हैंड इफ़ यू बेस्ड ऑन एक्सेस स्ट्रेटजीज देन लिंक लिस्ट इज लीनियर, कि अगर आप उसको एक्सेस कर रहे हैं तो वो आपका नॉन लीनियर है। कि आपका क्या होगा इस तरह से कि जो भी आप एक्सेस कर रहे हैं डेटा वो एक के बाद एक वाला ही आने वाला है, क्योंकि वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है कि पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो इसी तरह से, क्योंकि नेक्स्ट का एड्रेस होता है एक नोड के अंदर। तो फिर हाउ डज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हेल्प इन मैनेजिंग डेटा। अब डेटा को मैनेज करने में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन किस तरह से हेल्प करती है। अब देखिए मेमोरी मैनेज करने के लिए आपको क्या है कि, या डेटा मैनेज करने के लिए कि आपको पहले नहीं पता कि कितना डेटा आने वाला है, तो आप हो सकता है बहुत लार्ज अमाउंट ले लें, यानी कि कोई ऐसा वेरिएबल, कोई ऐसा डेटा टाइप बना दें, यूज़ कर लें जो बहुत ही बड़ा डेटा स्टोर कर सकता है, लेकिन आपका डेटा उतना आया ही नहीं, तो वहाँ पर आपका थोड़ा सा वो दिक्कत आ सकती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत कम ले लिया और डेटा आपका ज़्यादा आ गया, तो वही सारी चीज़ें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करता है कि आपका जब डेटा आ रहा है उसी वक्त पर मेमोरी एलोकेट करी, जितनी की ज़रूरत है उतना ही करा, तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्योंकि C++ में बात करें तो गार्बेज वैल्यू आ जाती है, तो आप पहले एलोकेट कर देंगे, गार्बेज वैल्यू आ गई तो उसमें वो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप हैंडल कर सकते हैं, तो इसलिए आसान पड़ता है। फिर आता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये मैंने आपको बता दिया, स्टैक इस पे काम करता है। अगर आपको इसका रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो आप देखिए कि आपने बुक्स की पाइल्स रख रखी है, यानी एक के ऊपर एक बुक रख रखी है। सबसे पहले आपकी रखी है बुक मैथ की, फिर आपकी रखी है इंग्लिश की, फिर आपकी रखी है साइंस की, फिर उसके बाद आपकी रखी है सी की। तो आप क्या करेंगे, आपको अगर बुक उठानी है तो आप सबसे पहले सी की बुक ही उठा सकते हैं जो सबसे ऊपर है, उसके बाद आप नीचे जाएंगे, सारी बुक्स हटा के फिर नीचे से, अगर आप नीचे से निकालेंगे तो आपको गिर सकती है बुक्स। तो इसी तरह से होता है। अगर आप बात करें कि कुछ ऐसे ही होता है कि अगर आप बात करें कि जो चूड़ियाँ होती हैं हाथ में, आपको पता है बैंगल्स होते हैं हाथ में, तो उनको क्या होता है, आपने पहले पहना, फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, यानी कि गर्ल्स को ये ज़्यादा चीज़ पता होगी, बॉयज़ को भी पता होगी। तो क्या है कि आपने एक के बाद एक पहना, तो आप निकालेंगे सबसे फर्स्ट जो आपने सबसे लास्ट में डाली होगी वही वाली चीज़ करेंगे। तो इसी तरह से आप इसको एग्जांपल ले सकते हैं। व्हाट इज़ एन ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट होती है यानी कि An ordered list is a list in which each node's position in the list is determined by the value of its key component.
एंड द की वैल्यूज़ फ्रॉम द इंक्रीज सीक्वेंस एज द लिस्ट इज ट्रेवर्स्ड, यानी कि की के ऊपर कुछ वैल्यूज़ आपकी असाइंड होती है, वो आपकी ऑर्डर्ड होती है। आप इसको हैश मैप भी बोल सकते हैं आई थिंक, बट इसमें इतना ज़्यादा वो कुछ नहीं है, तो आप इतनी चीज़ मत समझिए। ऑर्डर्ड लिस्ट यही होती है कि आपका ऑर्डर मेंटेन रहता है की के हिसाब से। फिर आता है मर्ज शॉर्ट। क्या है ये मैंने आपको समझाया पहले भी, बट एक मर्ज शॉर्ट क्या होती है, वो डिवाइड एंड कन्क्वर अप्रोच पे काम करती है शॉर्टिंग के लिए डेटा को। ये इसी तरह से काम करती है जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि आपकी बाइनरी सर्च किस तरह से काम करती है, तो उसी तरह ये आपका काम करता है कि यहाँ पर ये इस तरह से आपका डेटा है और ये अनसॉर्टेड है, तो ये पहले डिवाइड कर देगी इसको, फिर उसको फर्दर डिवाइड कर देगी, यानी कि अब ये एक पार्ट एक है और ये एक दूसरा, फिर क्या करेगी इसको भी डिवाइड कर देगी। अब ये कितना हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इसमें भी अगर डिवाइड करने के लिए होगा तो होगा, वरना इस तरह से अब इन दोनों को शॉर्ट कर देगी पहले, फिर इन दोनों को शॉर्ट कर देगी। यहाँ पर ये एक साथ ये शॉर्ट हो जाएंगे, फिर इनको यहाँ लाके इस जगह वैल्यू आएगी, यहाँ पर ये शॉर्ट हो जाएंगे इस तरह से शॉर्ट, और उसके बाद इनमें मान लीजिए अब शॉर्टेड वैल्यू आ गई है, क्योंकि ये धीरे धीरे करके जब ये डिवाइड होते जाएंगे फिर वहाँ पर लास्ट में शॉर्ट होके फिर ये ऊपर आता जाता है। और ये भी एक रिकर्सिव एल्गोरिदम है, इसमें भी आप लीफो का यूज़ करते हैं, और फिर यहाँ पर आपका ये शॉर्टेड एरे इसमें आ जाएगा। तो यही आपका मर्ज शॉर्ट काम करती है। इसके आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज गूगल कर सकते हैं। फिर आता है डिफरेंशिएट नल एंड वॉइड। अब नल और वॉइड क्या होता है, तो नल सबसे पहले आप ये समझिए कि नल एक वैल्यू है। जिस तरह से मान लीजिए कि आप कोई यहाँ पर वेरिएबल बनाते हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पर कोई वेरिएबल बनाया, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। तो मैंने लिया n इज इक्वल टू 10, तो मैंने इस तरह से कोई एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने एक वैल्यू डाली है 10। अगर मैं आपसे पूछूं n की वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे 10। अब इसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ, n की वैल्यू दे सकता हूँ नल। तो अब मैं पूछूं आपसे कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे नल। और वॉइड क्या है, वॉइड एक रिटर्न टाइप आप समझ सकते हैं कि जो टाइप आइडेंटिफायर है, कि जैसे आपका इंटीजर होता है, आपका फ्लोट होता है, स्ट्रिंग होता है, उसी तरह से ही आपका ये वॉइड होता है। अ वेरिएबल दैट इज गिवन अ नल वैल्यू इंडिकेट्स एन एम्प्टी वैल्यू, यानी कि अगर मैं नल दे दूँ तो आपको पता है कि इसका मतलब है खाली। फिर द वॉइड इज यूज टू आइडेंटिफाई पॉइंटर इज हैविंग नो इनिशियल साइज, यानी कि वॉइड आपको बताता है कि पॉइंटर का कोई इनिशियल में साइज नहीं है। यानी कि जैसे अगर मैं बात करूँ इंटीजर आप देते हैं तो आपको पता होता है इसका 4 बाइट का साइज होने वाला है, लेकिन अगर आप वॉइड देंगे तो उसका कोई फिक्स साइज नहीं होता, यानी फिक्स साइज का मतलब है कि उसका कोई साइज नहीं होता। फिर आता है व्हाट इज प्राइमरी एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का पहला यानी कि सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, तो अ लिंक लिस्ट इज एन आइडियल डेटा स्ट्रक्चर बिकॉज इट कैन बी मॉडिफाइड इजिली, कि आपकी जो लिंक लिस्ट है वो मॉडिफाई हो सकती है इजिली। दिस मीन्स दैट एडिटिंग अ लिंक लिस्ट वर्क रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन द लिस्ट, कि आपको इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आप अगर उसमें डेटा निकालें, यानी कि कोई डेटा आप मॉडिफाई करना चाहें। अगर आप बात करें वहीं पे एरे की, आपने एरे में मान लीजिए कि कोई डेटा स्टोर कर रखा है, तो एरे में आपका क्या होगा कि मान लेते हैं ये आपका एरे है, तो आपको यहाँ से कोई वैल्यू डिलीट करनी है, इस जगह से ये बीच वाली वैल्यू डिलीट करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप ये वैल्यू डिलीट करेंगे तो आपका ये पूरा सिस्टम हिल जाएगा एरे का। वहीं आपका लिंक लिस्ट में कि इस तरह से आपके कनेक्टेड है, मान लेते हैं ये नोड्स हैं, ये कुछ नोड्स हैं कनेक्टेड हैं, आपको ये वाली नोड डिलीट करनी है तो आप डायरेक्ट इस नोड को डिलीट कर सकते हैं, इसको यहाँ से कनेक्ट करके, तो ये बीच में से चली जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और यहाँ पर क्या होगा कि आपका ये पूरा डेटा, यानी कि इसको एक नीचे आना पड़ेगा, इसको नीचे आना पड़ेगा, यानी कि इनकी पोजीशन शिफ्ट करनी पड़ेगी, तो इसलिए ये आपका ईजी है, यानी कि इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ पुश एंड अ पॉप। पुश का मतलब होता है इंसर्शन एंड पॉप का मतलब होता है डिलीशन। स्टैक की अगर हम बात करें तो ये उसी में यूज़ होता है और आप इसके बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो मेन डिफरेंस ये है कि ये होता है इंसर्शन, ये होता है डिलीशन। व्हाट इज़ अ लीनियर सर्च। लीनियर सर्च के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि लीनियर सर्च होता है कि आप लाइन बाय लाइन चलते हैं। मैंने आपको बताया जैसे आपके पास बुक है तो बुक में आप 12 चैप्टर नंबर पर जाना चाहते हैं तो आप जाएंगे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, इस तरह से आप एक के बाद एक पे जाएंगे, तो वो आपका लीनियर सर्च होता है कि लीनियर वाइज फाइंड करना। तो आई थिंक लीनियर सर्च भी अब आपको क्लियर होगा। फिर होगा हाउ डज वेरिएबल डिक्लेरेशन अफेक्ट मेमोरी एलोकेशन, कि वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे आपकी मेमोरी एलोकेशन को अफेक्ट करता है। तो द अमाउंट ऑफ मेमोरी टू बी एलोकेटेड और रिजर्व वुड डिपेंड ऑन द डेटा टाइप, यानी कि जो आपको मेमोरी डिक्लेयर करनी है वो किस पे, डेटा टाइप पे डिपेंड करती है। वेरिएबल बीइंग डिक्लेयर्ड, फॉर एग्जांपल अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड टू बी इंटीजर टाइप देन 32 बिट्स ऑफ मेमोरी स्टोरेज विल बी रिजर्व्ड फॉर दैट वेरिएबल, कि यानी कि मेमोरी एलोकेशन में क्या है, आपने लिख दिया कि इंट ए, मैंने आपका कोई वेरिएबल बनाया इंट ए, उसमें आपको यानी आप बता दिया कि ए टाइप में आपके यहाँ पर इंटीजर वैल्यू आने वाली है, तो उसमें 32 बिट्स वहाँ पर स्टोरेज मेमोरी में आपका एलोकेट हो जाएगा कि हाँ भैया यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू आने वाली है जिसको हमें क्या करना है, जिसको हमें यहाँ पर सेव करना है। तो उसलिए
और वहाँ पर अगर आप दूसरी वैल्यू डालेंगे, लेट से मान लेते हैं फ्लोटिंग टाइप वैल्यू या लॉन्ग टाइप वैल्यू, तो वहाँ पर एरर आएगी क्योंकि वो वैल्यू वहाँ पर वो स्टोर नहीं कर सकता। क्योंकि आप खुद ही देखिए जहाँ पर जगह ही नहीं है तो आप बड़ी चीज़ कैसे ला सकते हैं वहाँ पर। तो यही चीज़ है। फिर आता है व्हाट इज एडवांटेज ऑफ द हीप ओवर अ स्टैक। अब हीप का एडवांटेज क्या है स्टैक के ऊपर। अब स्टैक आपको हीप अभी नहीं पता होगा तो थोड़ा यहाँ पता चल जाएगा। तो हीप इज मोर फ्लेक्सिबल देन द स्टैक, दैट इज बिकॉज मेमोरी स्पेस फॉर द हीप कैन बी डायनेमिकली एलोकेटेड। यानी कि हीप के लिए आपकी जो मेमोरी है वो डायनेमिकली एलोकेट हो जाती है, जबकि स्टैक के लिए नहीं। स्टैक का आपको पता है भैया लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि आपका जो सबसे लास्ट में है वही पहले जाएगा। एंड डी एलोकेट एज नीडेड, कि आपकी जो मेमोरी है वो एलोकेट और डी एलोकेट आपकी डायनेमिकली हो सकती है, कि इसमें आपकी मेमोरी बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ होने वाली है। फिर हावेवर द मेमोरी ऑफ द हीप कैन एट टाइम्स बी स्लोअर व्हेन कंपेयर टू दैट स्टैक। यानी कि ये थोड़ा स्लोअर इसकी मेमोरी हो सकती है, बट ये स्टैक से आप खुद, और स्टैक इससे ज़्यादा मतलब एफिशिएंट होता है अगर आप बात करें मेमोरी के टर्म में। यानी कि मेमोरी एक्सेस के टर्म में आप बात करें तो वो थोड़ा फास्ट होता है, बट यहाँ पर है कि आप मेमोरी यहाँ पर डी एलोकेट और डायनेमिकली एलोकेट और डी एलोकेट कर सकते हैं, तो इसका एडवांटेज है। फिर आता है पोस्ट फिक्स ऑपरेशन। पोस्ट फिक्स ऑपरेशन होता है जहाँ पर ऑपरेटर्स आपके लास्ट में होते हैं। कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ एक पोस्ट फिक्स का, तो आपका एग्जांपल क्या होगा, जैसे मैंने लिख दिया ABCD। अब यहाँ पर मैं डालूँ प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस, तो ये आपका पोस्ट फिक्स है। और इसको आप किस तरह से और यूज़ कर सकते हैं, आप डालेंगे यहाँ पर ए के बाद अगर आपने बी डाला, फिर उसके बाद यहाँ पर इसको माइनस किया, फिर यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका इनफिक्स होगा। लेकिन पोस्ट फिक्स क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि पोस्ट फिक्स में आप यहाँ पर लास्ट में डेटा यानी कि जो ऑपरेटर्स होते हैं वो आपके ऑपरेंड्स के बाद आते हैं, तो आपका पोस्ट फिक्स होता है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। अब आता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज अ पावरफुल टूल फॉर ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स डेटा प्रॉब्लम इनटू मैनेजेबल चंक्स। दिस इज अप्लाइड बाय इनिशियली स्पेसिफाइंग द डेटा ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व्ड एंड द ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन दीज डेटा ऑब्जेक्ट्स विदाउट बीइंग ओवरली कंसर्न्ड। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है C++ की वीडियो में, और आप इसको पढ़ सकते हैं, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। और फिर यहाँ पर सिलेक्शन सॉर्ट आपका कैसे काम करता है, बाइनरी सर्च ट्रीज, या आप इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ आप देख सकते हैं। और ये सिलेक्शन सॉर्ट कैसे काम करता है। तो सिलेक्शन सॉर्ट एक एल्गोरिदम है जिसके अंदर क्या होता है कि जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है उसको आप सबसे पहले फाइंड करते हैं और उसको पहली पोजीशन पर फिक्स कर देते हैं। अगर आपको डेटा असेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि सबसे पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा बड़ा इस तरह से, तो सबसे छोटा एलिमेंट आएगा सबसे आगे आ जाएगा। और इसी तरह होगा कि उससे जो ग्रेटेस्ट वाला फाइंड करेंगे वो उसके बाद लगा देंगे। तो ये आपका सिलेक्शन सॉर्ट इस तरह से काम करता है। तो आप इसके बारे में भी और गूगल से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ सकते हैं। फिर आता है डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, बाकी इनमें बहुत सारे क्वेश्चन है। अब आता है कि व्हाट आर एरेज, एरेज क्या होते हैं। तो एरेज एक जो सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आप एक के बाद एक वैल्यूज स्टोर करते हैं और सेम टाइप की वैल्यूज ही स्टोर कर सकते हैं, जिसको एक्सेस करने के लिए वैल्यूज़ को आपको इंडेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। फिर आता है विच शॉर्टिंग एल्गोरिदम इज कंसीडर एज फास्टेस्ट। तो यहाँ पर फास्टेस्ट एल्गोरिदम की अगर बात करें तो क्विक शॉर्ट है, मतलब यहाँ पर बबल शॉर्ट है, बलून शॉर्ट है, रेडिक्स शॉर्ट है, मर्ज शॉर्ट है। तो आपने रेडिक्स और बलून शॉर्ट का नाम नहीं सुना होगा, आई थिंक क्विक शॉर्ट का भी शायद ही सुना हो, बट मर्ज शॉर्ट और बबल शॉर्ट का सुना है। तो आप बता सकते हैं कि क्विक शॉर्ट सबसे फास्टेस्ट एल्गोरिदम होती है। और वैसे आपसे वो कोड नहीं कराने वाले, अगर या कोड करा के पूछ सकते हैं तो आपको इनके बारे में डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। फिर आता है डिफरेंशिएट स्टैक फ्रॉम एरे। अब एरे आपका है वो कोई फिक्स रूल फॉलो नहीं करता, कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता है कि, और जहाँ पर स्टैक है आपका स्टैक फॉलो करता है कि आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि भैया लास्ट में आया पहले जाएगा, तो स्टैक आपका ये फॉलो करता है। और एरे क्या करता है, एरे में आप कहीं से भी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स के बेसिस पे, जो कि आप स्टैक में पॉसिबल नहीं है। और यही इसके बीच में मेन डिफरेंस है। और भी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। गिव अ बेसिक एल्गोरिथम फॉर सर्चिंग अ बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री के लिए यहाँ पर एक एल्गोरिथम लिखिए, ये भी आप पढ़ सकते हैं। वैसे बेसिकली इतना पूछा नहीं जाएगा। अब आपसे पूछा गया डेक। अब ये डेक क्या होता है, डेक होता है डबल एंडेड क्यू। मैंने अभी तक आपको बताया कि क्यू क्या होता है। क्यू में आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका पहले आया पहले जाएगा, यानी आप लीजिए यहाँ पर ये क्यू है, तो जो यहाँ पर मतलब सबसे पहले आया सबसे पहले जाएगा। लेकिन डबल एंडेड है कि आपका इंसर्शन डिलीशन दोनों ही टाइप से हो सकता है, कि आपका बंदा यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, तो ये आपका डेक कहलाता है। तो आई थिंक ये चीज़ भी अब आपको पता चल गई होगी। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं। ग्राफ वगैरह क्या होते हैं, ईवेल ट्री क्या होते हैं, इतने जनरली इतने डीप क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाने वाले। हफमैन्स एल्गोरिथम क्या होती है, ये सारे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाने वाले। चाहे आप NLTH की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप विल्प की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपसे जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे ओरली जो पूछे जा सकते हैं वो मैंने यहाँ पर सारे कवर कर दिए हैं। डॉक्यूमेंट में आपको शेयर कर दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, आपको याद कर लीजिएगा, आपको इन सारी चीज़ों को पता चल जाएगा। और आपको कॉन्सेप्ट तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, जितना मतलब ओरली मैंने बता पाया
है, मैंने बताई ये चीज़ें। और जो DSA का कोर्स है वो जल्दी ही शुरू होने वाला है, बहुत जल्दी, आई थिंक नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, ये फरवरी स्टार्टिंग में आपका ये शुरू हो जाएगा। जो आपका DSA का कोर्स है वो हम पाइथन लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करेंगे सारे कोड को। अगर आप बोलेंगे कि उसको हम C++ या फिर जावा में भी करें तो वहाँ पे भी हम ट्राई करेंगे, वो चीज़ें हो जाएंगी। बट मेन चीज़ है आपका कॉन्सेप्ट समझने का, तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा DSA के कोर्स में। तो आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, आपकी ये हेल्प करने वाली इंटरव्यूज़ के लिए। तो प्लीज़ फैला दो यार इस वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।